पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम किसानों को समर्पित कार्यक्रम है, जिसमें हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से आपके लिए ये जानकारियां लाने की कोशिश करते हैं कि कृषि क्षेत्र में किस तरह की अहम गतिविधियां चल रही है, क्या है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आधुनिकतम तकनीक। इसके साथ इस कार्यक्रम में हम आपको किसी न किसी सफल किसान से भी मिलवाते हैं। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला द्वारा नंदी पोर्टल का लॉन्च किया गया। ये पोर्टल पशुपालकों के लिए काफी लाभकारी साबित होने जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि भवन में नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय, मंत्रालय के संयुक्त सचिव ओपी चौधरी एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये पोर्टल डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने और पशुधन उद्योग की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल शोधकर्ताओं और उद्योगों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी मूल्यवान सहायता प्रदान करेगी। पशुपालकों में जागरूकता बढ़ाने और रसद सुविधाओं में सुधार से दवाओं की खपत में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने नंदी पोर्टल के विकास में सीडीएसी सहित सभी हितधारकों के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री जी के दो बड़े इनिशिएटिव पशुपालन क्षेत्र के लिए उन्होंने विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने के काम करने के बाद किए। उसमें पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का और मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का, ये दो निर्णयों से भारत के पशुपालक और पशुधन क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। और एक प्रकार से मैं ये कहूँ तो भारत सरकार की ओर से देश के सारे पशुओं के ऊपर अपना लक्ष्य भी हुआ और सारे पशुपालक व्यवसाय को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसके चलते अब सारे देश के पशुपालन क्षेत्र के हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है और इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूती देने के लिए ये नंदी पोर्टल बहुत ही एक साधन के रूप में काम में आएगा। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि सीडीएसओ के द्वारा, हेल्थ विभाग के द्वारा तो ये ऑनलाइन चल ही रहा था, मगर उनके पास ये दवाई के लिए भी परमिशन तो उन्हीं को ही देनी है, मगर वो हमारे एनओसी के बगैर दे नहीं सकते थे। तो हमारा एनओसी का काम ऑफलाइन चल रहा था, मैन्युअली हम कर रहे थे, और उन्हीं का बाकी का काम वो ऑनलाइन चल रहा था। तो एक प्रकार से हमारे विभाग में से इस काम को थोड़ी रुकावट जैसा या तो विलंब जैसा अनुभव सभी को होता था। तो वेटरनरी के इस क्षेत्र में, पशुपालन के इस क्षेत्र में, जिसे प्रधानमंत्री के इस निर्णयों के बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, पूरे देश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट चल रहे हैं, इनके चलते दवाई का खपत भी बढ़ेगा। पहले तो ये भी एक दिक्कत था कि दवा लेने कौन जाएगा, देने कौन आएगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिलने की, लॉजिस्टिक फैसिलिटी मिलने की वजह से ये भी बढ़ेगा। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात ये भी हो रही थी कि पशुपालकों को अब पक्का विश्वास हो गया कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट आ गया है इनके पास, तो वो जो भी ले रहे हैं वो ऑथेंटिक दवा ले रहे हैं।
इसी के आधार पर एक अवेयरनेस भी बहुत पशुपालकों में देखने को मिल रहा है। तो इन ऐसे अवसर पर ये मुझे लगता है कि बहुत ही समयानुसार एक स्टेप हमारे विभाग के द्वारा लिया गया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इसको मॉनिटरिंग करने में और 1-2-3 महीना जब इसके पर जो कि गतिविधियां हो रही हैं उसको थोड़ा हमें सीरियसली मॉनिटर भी करना चाहिए, क्योंकि नवाचार होता है तब इसमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं। वो प्रैक्टिकली ये इसमें प्रोसेस में क्या हो रहा है उस पर थोड़ा बारीकी से हम मॉनिटरिंग करेंगे तो इसको और अच्छी तरह से सक्सेस में हम बदल सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम पशुपालकों को, देश के पशुधन को एक बहुत बड़ा आधार दे रहे हैं और व्यावसायिक तौर से जैसे हमारे दवाइयों के मैन्युफैक्चर में भी भारत बहुत ही अहम है और इसका विश्व में भी एक प्रकार से अपना रुतबा है, ऐसे ही वेटरनरी के अंदर भी ये इस मॉडल के वजह से हम हमारे व्यावसायिकों को भी, इन्वेस्टरों को, रिसर्चों को भी मदद करने का एक साधन उनके लिए भी उपलब्ध होगा। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। पारंपरिक फसलों के अलावा अगर किसान कुछ खास तरह की फसलों की खेती करे जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है तो निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इनमें औषधीय पौधों की बात करें तो एलोवेरा यानी कि घृत कुमार की खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। घृत कुमारी की खेती बहुत ही आसानी से की जा सकती है, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और मिट्टी भी अगर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ना भी है तब भी किसान इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं। इससे कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं जिनकी बाजार में बहुत अच्छी मांग रहती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं एलोवेरा की खेती के बारे में। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म। लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो आपने विस्तार से जाना एलोवेरा की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में
एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कृषि क्षेत्र में अपना अहम मुकाम हासिल कर रहे हैं। मेहनत और लगन के बल पर और कुछ खास करने के इरादे से इन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना एक अलग ही स्थान बना लिया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी।
वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। इसी के साथ आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है। कई बार जी तोड़ मेहनत करने के बाद मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम के संबंध में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर ले। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
जानकारियों से भरपूर इस कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।